अधूरी शादी भाग नंबर 33। कार्तिक का दिल जोरों से धड़का। माही। उसने सर उठाकर देखा, सामने माही खड़ी थी। वह खुद को रोक न सका और जाकर उसके गले लग गया। माही, मेरी माही, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। और देखो, मैंने तुम्हारी बात भी मानी। मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं ढूंढा, पर युग ने मुझे माफ कर दिया और तुम्हें वापस घर लाने को बोला है। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुमने कहा था ना कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, पर मुझे विश्वास था कि हम जरूर मिलेंगे। और देखो, आज तुम मेरे सामने हो। उसे खुद से अलग करते हुए उसने चेहरे को प्यार से छू कर बोली। माही भी उस पर खुद पर काबू न कर सकी, अपनी भीगी पलकों से उसकी आंखों में देखने लगी। कार्तिक ने उसे इस तरह अपनी आंखों में देखते देख धीरे से उसके सर को चूम लिया। माही की पलकें उन एहसासों में भीग कर वह खुद ब खुद बंद हो गई। कार्तिक ने फिर से उसे गले लगा लिया। अचानक माही को होश आया तो खुद को कार्तिक की बाहों में देखकर सकपका गई और अपने आप पर काबू करते हुए खुद को उससे अलग कर ली। देखिए सर, हम माही नहीं मीरा हैं, और इस तरह से अगर किसी ने देख लिया तो आप तो कंपनी के सीईओ हैं, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब हम पर ही उंगली उठाएंगे। इस पर कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुम जिस तरह से मेरी बाहों में थी, उसके बाद तुम चाहे जितना बोल लो, तुम खुद ही माही होने का सबूत दे चुकी हो। अब चाहे लोग जो कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे तो कल ही लग रहा था कि तुम मेरे आसपास ही हो, पर तुम तो मुझे देखकर चुपके से चली गई। माही, आपको भले ही फर्क पड़े या ना पड़े, पर हमें बहुत फर्क पड़ता है जब कोई हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। यह बोलकर वह टेबल पर फाइल रखती हुई बाहर निकलने लगी तो कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। जानता हूँ माही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, पर तुम्हारे पर गुस्से में मैं सब कुछ भूल बैठा। पर अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता हूँ। माही, तुम मुझे माफ करो ना करो, कोई बात नहीं, पर अब मुझसे दूर मत जाओ। आप तो बिल्कुल नहीं जिया जाता है तुम्हारे बिना। कहकर वह अपना कान पकड़ लिया तो माही मन ही मन मुस्कुरा उठी, पर ऊपर से अपनी नाराजगी ही दिखाती रही। उसे यूं चुप देख कार्तिक बोला, वैसे तो गलती तुम्हारी भी थी। यूं छोड़ के चले आने के बजाय खींच कर एक थप्पड़ लगाती और जो भी मन में आता वो करती मेरे साथ। यह सुनकर माही की आंखें फैल गई। तभी प्यून आकर बोला, मीरा मैम, बाहर पीहू बेबी के डैड आए हैं। माही, आप उन्हें बैठने को कहे, हम आ रहे हैं। प्यून चला गया तो माही कार्तिक से बोली, अब आप चाहे कुछ भी कहें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम मीरा हैं, बस मीरा। और अब हम जा रहे हैं। हमें अपनी बेटी को बाहर लंच पर ले जाना है। उसके डैड बाहर वेट कर रहे हैं। कहकर कार्तिक को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही बाहर निकल गई। वहां से तो वह कार्तिक को अपनी नाराजगी जता कर निकल गई, पर अपनी टेबल पर आकर वह फिर से उन्हीं एहसासों में खो गई। वह खुद में खोई हुई मुस्कुराई जा रही थी कि सुहानी ने आकर उसे टोका। क्या बात है मीरा, अकेले अकेले मुस्कुराई जा रही हो? कुछ खास बात है क्या? मीरा के भी मुंह से निकल गया, हाँ खास ही है। आखिर इतने दिनों के बाद हम अपने हस्बैंड से मिले हैं। सुहानी, ओ हो, तभी तो इतना मुस्कुराया जा रहा है। मीरा इस पर झेंप गई। तभी नताशा वहां आई। अरे मीरा, तुम अभी तक यहीं हो? बाहर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मीरा कुछ समझ नहीं पाई, कहीं कार्तिक जी ने तो। तभी नताशा फाइल समेटते हुए बोली, अरे इतना सोच क्यों रही हो? एक मिनट, कहीं प्यून ने बताया ही नहीं? अरे वो बाहर बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यह सुनकर मीरा को ध्यान आया, ओ हो, हाँ, अभी कुछ देर पहले प्यून तो बोल रहा था कि बाहर समर जी आए हैं। वह जल्दी से अपना बैग ली और वहां से निकल गई। बाहर आकर देखा तो समर जी उसका ही इंतजार कर रहे थे। मीरा, ओ सॉरी समर जी, हमें लगा कि आप नहीं आएंगे। फिर मन ही मन सोची, बिल्कुल सही समय पर आए, वरना अगर और थोड़ी देर हम कार्तिक जी के पास रुक जाते तो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देते। वैसे भी अब तक तो पूरे ऑफिस में हल्ला हो चुका होगा कि पीहू के फादर आए हैं। समर,
मीरा जी, वो आंटी जी ने बताया कि किस तरह से पीहू आपसे अटैच है, तो मुझे यहाँ आना ही सही लगा। मीरा जी, शुक्रिया आपने अपने होने वाली वाइफ को बताया ना। वो आ रही है ना? समर, हाँ रजनी रजनी पहुंच चुकी है। मीरा, समर जी देखिए, हमने इस तरह से आपकी होने वाली वाइफ को भी बुला लिया। आप प्लीज इसका बुरा मत मानना। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आपके साथ साथ वो भी पीहू से घुलने मिलने की कोशिश करे, ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत न हो। फिर वो गाड़ी में वसुधा जी के पास बैठ गई। समर भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को पीहू के स्कूल की ओर मोड़ दिया। उधर कार्तिक अपने कैबिन में बैठा मुस्कुरा रहा था। माही, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पा रही थी। पहले भी जब तुम मुझसे झूठ बोलना चाहती थी और मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता था तो तुरंत भाग जाती। आज भी तुमने वही किया। माही, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम पीहू की माँ नहीं हो। अब मुझे बस इतना पता करना है कि तुम्हारा पीहू से किस तरह का कनेक्शन है, क्योंकि कल जिस तरह से पीहू तुम्हें अपनी मम्मा बताते हुए मुझसे तुम्हारी तस्वीर के लिए लड़ रही थी, इससे इतना तो तय है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो। अगर माही, पीहू से तुम्हारी खुशी है तो हम भी अपने उसे जूनियर माही बना लेंगे। पीहू की याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बात करती है। तभी उसका फ़ोन बजा। रुद्र का कॉल आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से रुद्र बोला, और कार्तिक बताओ कैसा चल रहा है वहाँ, और मेरी मीरा कैसी है? कार्तिक, अबे साले, तुझे इस दुनिया में कोई और दूसरी लड़की नहीं मिली थी क्या जो मेरी वाली को ही पटाने चला था? रुद्र, मैं कुछ समझा नहीं। कार्तिक, अबे यार, कल मेरे सामने जिस मीरा के तू गुणगान कर रहा था ना, वो मेरी वाइफ माही है। रुद्र, अरे हाँ, उसका नाम भी तो माही है। सॉरी सॉरी यार। देख, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तूने तो हमें न ही शादी पर बुलाया, न ही हमें बाद में कभी मिलाया, तो भला मैं कैसे पहचानता? फिर हंसते हुए कहा, वैसे एक बात तो है कि मिली है तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे टक्कर की। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कार्बन कॉपी दिखती है। कार्तिक, हाँ यार, हमेशा की तरह अभी भी भूखी शेरनी बनी हुई है। रुद्र, पर मेरे यार, पहले ये तो बता कि अगर वो तेरी बीवी है तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है, और उसे माही नाम से क्यों प्रॉब्लम है? कार्तिक, ये नाम मैंने ही उसे का रखा था जब वो बहुत छोटी थी। फिर उसे अपनी शादी से लेकर अलग होने तक की सारी बातें बता दी। रुद्र, तू ना बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रह गया। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? उसका तो गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है बेटा, पर कुछ नहीं, तू कोशिश करता रहे, वह ज़रूर मान जाएगी। अच्छा, ये पीहू तब तो तुम्हारी बेटी है ना? कार्तिक, तू भी ना यार, क्या बातें कर रहे हो? माथे पर किस से आगे कभी उसने बढ़ने ही नहीं दिया, और तुम बच्चे की बात कर रहे हो। यह सुनकर रुद्र की आंखें फैल गई। सही है बेटा, पर फिर ये पीहू कौन है? कार्तिक, शायद उसके किसी फ्रेंड की बेटी होगी। रुद्र, नहीं यार, मीरा जिस तरह से पीहू से अटैच है वो उसके फ्रेंड की बेटी नहीं हो सकती। कार्तिक, मेरी माँ ही है ही ऐसी, एक बार जिससे जुड़ जाती है उसे अपना पराया कुछ नहीं समझती। रिया से उसका कोई नाता नहीं, फिर भी वह उसके लिए उसकी बड़ी बहन की तरह हमेशा खड़ी रहती थी। रुद्र, तो यार अब देर किस बात की, जाकर मना ले उसे। कार्तिक, बेटे इतना आसान नहीं उसे मनाना। एक तो पहले से उसका गुस्सा उससे बात नहीं करने देता, ऊपर से तुम्हारी डेडलाइन। चलो, वो टेंशन तो अब खत्म हो गई। रुद्र, अभी कहाँ बेटे, अगर मेरे आने तक तू उसे मना नहीं पाया तो आते ही मैं भी अपना नंबर में लग जाऊंगा, मुस्कुराते हुए बोला। कार्तिक मुंह बनाते हुए बोला, बे कैसा दोस्त है तू, मेरी मदद करने के बजाय मेरी टांगे ही खींच रहा है। रुद्र, हाँ, तो तू अपना काम जल्दी से शुरू कर देना यार, अभी तो 3 महीने हैं तुम्हारे पास और कोई विलन भी नहीं है बीच में। कार्तिक, पर पहले ये पीहू के डैड वाली बात तो सॉल्व तो कर लूं। पता नहीं कौन है ये और कहाँ से टपक पड़ा है। अच्छा ठीक है, अब फोन रखता हूँ, बहुत प्रेशर है यार। फोन कट हो गया। रुद्र बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू में किया था। फोन पर होने के कारण कार्तिक को उसका
लाल होता चेहरा नहीं नजर आया। जीवन में पहली बार उसने किसी को पसंद किया था, पर वो तो उसके दोस्त की अमानत निकली। उसने सोचा शायद मोम को पता था, इसलिए वो मुझे इसके पास जाने से रोकती थी। फिर वह मुस्कुरा दिया, मुझे भी तो बस तुम्हारे चेहरे पर खुशी ही देखनी थी, और तुम्हारी आंखें हमेशा यही तो बताती थी कि तुम अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हो। पर ये पीहू के डैड बनकर कौन आ गई? उधर समर सबको लेकर पार्क में पहुंचा। वहां उसकी होने वाली पत्नी रजनी पहले से मौजूद थी। एक दूसरे से परिचय पाने के बाद समर पीहू को लेकर रजनी के साथ पार्क के दूसरे साइड में चला गया। मीरा वसुधा जी के साथ वहीं पर बैठकर उन लोगों को देखने लगी। मीरा, माँ, आपको क्या लगता है कि ये लोग पीहू का ख्याल रख पाएंगे? वसुधा जी, समर पीहू का चाचा है। अगर वो पीहू को अपने साथ ले जाना चाहता है तो फिर मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? मीरा, पर माँ, क्या जरूरत है पीहू को उन लोगों के पास जाने देने का? हम है ना, हम पीहू को हमेशा ख्याल रखेंगे, जैसे पिछले 6 महीने से रख रहे हैं, पूरी जिंदगी रख लेंगे। वसुधा कुछ देर उसे देखती रही, मन में सोची तुम्हारा पति कार्तिक आ चुका है, आज न कल वो तुम्हें मना ही लेगा। फिर तुम अपने परिवार के पास वापस चली जाओगी। अब मेरी पीहू फिर अकेले रह जाएगी। अभी समर जी खुद आगे आकर उसकी जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं। अगर अभी मैंने इनकार कर दिया तो पता नहीं बाद में क्या होगा। कब तक हम बूढ़ा बूढ़ी पीहू का ख्याल रख पाएंगे? इसलिए ये जो हो रहा है उसका होने देना जरूरी है। तभी मीरा का ध्यान सामने आया। पीहू झूले पर से गिरने वाली थी। समर रजनी के साथ वहां से थोड़ी दूरी पर बैठे बात कर रहे थे। मीरा जोर से चिल्लाई, पीहू, और दौड़कर उसे पकड़ लिया। अगर थोड़ा सा भी देर होता तो पीहू नीचे जमीन पर गिर चुकी होती। मीरा उसे सीने से चिपकाए उसके सर को सहलाई जा रही थी। पीहू, मेरा बच्चा आपको कहीं लगी तो नहीं? पीहू भी डर की वजह से उसे चिपकी हुई थी। मीरा की आवाज सुनकर बाकी सब भी वहां पहुंचे। समर, सॉरी मीरा जी, सॉरी। वो हमारा ध्यान बात करते हुए पीहू से हट गया था। इट्स टोटली माई फॉल्ट। मुझे पीहू का ध्यान रखना चाहिए था। पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए बोला रजनी, इट्स ओके समर जी, इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पीहू को कुछ हुआ तो नहीं ना? उसे भी तो अपना ख्याल रखना चाहिए। अब इतनी भी छोटी नहीं है वो। समर यह सुनकर कभी मीरा को देखता जो पीहू की कुछ न होते हुए भी उसके लिए इतनी परेशान थी, तो कभी अपनी होने वाली पत्नी को जिसे यह पता था कि पीहू समर के भाई की आखिरी निशानी है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वसुधा जी मीरा का सर सहलाते हुए बोली, मीरा अब पीहू ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं। मीरा, जी माँ चलिए। समर सबको घर छोड़ दिया। मीरा पीहू को लेकर अंदर चली गई। समर ने वसुधा जी को रोकते हुए कहा, आंटी आज के लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। वसुधा जी, कोई बात नहीं बेटे, आपने तरह से अपने पूरी कोशिश तो की। अब हर लड़की मीरा तो नहीं हो सकती कि बिना कोई संबंध होते हुए भी उसका ख्याल रख सके। फिर रजनी बेटी के भी तो अपने अरमान होंगे। समर, बट आंटी मैंने कुछ सोचा है कि जिससे पीहू भी मेरे पास रह जाएगी और उसे उसकी माँ का भी प्यार मिल जाएगा। वसुधा जी इसके ओर होते हुए देखते हुए पूछी, क्या? समर, आंटी जी, मीरा जी जिस तरह से पीहू का केयर करती है, अगर मैं उनसे शादी कर लूं तब तो पीहू को अपने पास रख सकता हूं ना? वसुधा जी, नहीं बेटा, यह नहीं हो सकता है। समर, लेकिन आंटी क्यों नहीं हो सकता? मीरा जी, आज न कल किसी से तो शादी करेगी ही ना। आप एक बात उनसे बात करके तो देख लीजिए, शायद पीहू के लिए मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। आखिर वो भी तो पीहू की खुशी ही चाहती है। वसुधा जी, हाँ यह सच है कि मीरा पीहू की खुशी चाहती है, पर उसका भी तो अपना परिवार है और वह शादीशुदा है। कुछ दिनों में वह अपने घर लौट जाएगी। समर यह सुनकर चौंक गया। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था, पर उनके जाने के बाद हमारी पीहू को कौन देखेगा? इस पर वसुधा जी उदास होते हुए बोली, जब तक हमारे इस बूढ़े शरीर में जान है हम पीहू का ख्याल रख लेंगे। फिर आप तो बीच बीच में आकर देखते ही रहेंगे, हो जाएगा सब कुछ ठीक से।
यह सुनकर समर वहां से चला गया। वसुधा जी भी चिंतित हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, पता नहीं मेरी पीहू की किस्मत में क्या लिखा है। इन 6 महीनों में मीरा जिस तरह से पीहू को संभाल रही थी, मैं पीहू के लिए निश्चित सी हो गई थी। और अब जब से कार्तिक जी आए हैं तो मेरी समझ में आ गया है कि मीरा एक ना एक दिन तो अपने घर चली जाएगी। बस इसलिए तो मैं चाहती थी कि समर पीहू को अपना ले। तभी बगल से कार्तिक निकल कर उनके आगे आया। आंटी, अगर मीरा पीहू की माँ बन सकती है तो मैं जीवन भर उसका डैड बनने के लिए तैयार हूँ। मैं पीहू को लीगली अडॉप्ट करना चाहता हूँ। और हाँ, मुझे पता चल गया है कि पीहू आपकी बेटी राधिका जी की बेटी है और किस तरह से मीरा ने पीहू को संभाला है। इसलिए अब आप पीहू की चिंता न करें। वसुधा जी कार्तिक की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखते हुए बोली, पर आपका परिवार? कार्तिक, आंटी जी, मेरे परिवार में किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि वे तो इन सारी परिस्थितियों को जानने के बाद खुद मुझे इसकी सलाह दे देंगे। इस पर वसुधा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं बेटा, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। कार्तिक, नहीं आंटी जी, आप ऐसा मत बोलिए, पर अगर हाँ फिर भी आप मुझे धन्यवाद करना चाहती हैं तो माही को मनाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। वसुधा जी हंसते हुए बोली, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि अब आप मेरे दामाद जो हो। और हाँ सॉरी बेटा, वो कल मैं तुम्हें सच नहीं बताया, मैं डर गई थी। कार्तिक हंसते हुए बोला, इट्स ओके आंटी जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अब आप घर जाइए, वरना माही ने अगर आपको मेरे साथ देख लिया तो आप पर भी गुस्सा होगी। वैसे मेरी शेरनी का ख्याल रखने और मुझे पीहू जैसी प्यारी सी डॉल देने के लिए शुक्रिया। और हाँ आंटी, मेरा फ्लैट भी इसी कॉलोनी में है। और उन्हें अपने फ्लैट का नंबर बता दिया। जरूरी नहीं कि हर बार कहानी में डाला गया नया किरदार गलतफहमी की वजह बने। यहाँ समर कार्तिक और माही के मिलन की एक कड़ी था। वैसे भी केवल कार्तिक की माफी ही मायने नहीं रखती। कार्तिक नाम के किरदार के साथ जस्टिफाई के लिए यह दिखाना आवश्यक था कि अपने जिस कमजोरी के कारण उसने माही को खोया था, वह कमजोरी दूर हुई कि नहीं, वरना माफी का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। वैसे भी गलतफहमी कोई तीसरा आकर पैदा नहीं करता, बल्कि यह इंसान के अंदर की खुद की कमजोरी होती है। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। धन्यवाद।